हाँ भाई, हेलो। हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो क्या? चलो, तो टॉपिक से जुड़िए आप लोग। टॉपिक चल रहा था डब्ल्यूबीसी, क्या सही बात है क्या? डब्ल्यूबीसी के बारे में एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि मैंने कहा था कितनी प्रकार की डब्ल्यूबीसी है। एक क्या थी? कणिका में। क्या सही बात है क्या? और एक क्या थी? अकणिका में। अकणिका में सुन लो इस तरीके से। ये जो कणिका में डब्ल्यूबीसी थी, ये कितने प्रकार की थी? तीन। पहला न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स कौन सी थी? न्यूट्रोफिल्स। दूसरे नंबर पर थी, उसका नाम था इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। और तीसरे नंबर पर है, उसका नाम है वेसोफिल्स। क्या नाम है? वेसोफिल्स। जबकि एकणिका में कितनी थी? दो। एक का नाम क्या था? मोनोसाइट। क्या यही बात थी क्या? और एक थी, उसका नाम क्या था? लिम्फोसाइट। क्या नाम था? लिम्फोसाइट। थोड़ा एक बार में सुन लीजिए अच्छी तरीके से। कल की क्लास में मैंने आपको यह कह दिया था कि सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है? सबसे कम, सबसे बड़ी, सबसे छोटी। अरे बोला था क्या? एक मैंने कहा था कि बक्षाणु प्रकृति की कितनी डब्ल्यूबीसी थी? दो। एक और एक मैंने ये भी कह दिया था कि मैक्रो पुलिसमैन डब्ल्यूबीसी कौन है? और माइक्रो पूछे तो न्यूट्रोफिल्स। इतना मैं कल की क्लास में आपको बता चुका था। उसी कड़ी में आगे बात करते हैं। सुनिए इस तरीके से दोस्त मेरे, एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि एलर्जी के समय, क्लियर करो, किसके समय? आपसे कभी भी पूछा जाए कि एलर्जी के समय शरीर में किस डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो हमेशा याद रखना उसका नाम क्या है? इओसिनोफिल्स। आपसे कभी भी पूछा जाए कि एलर्जी के समय शरीर में किस डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, तो क्या बोलोगे? इओसिनो। और ये एलर्जी के प्रभाव को कम करने में क्या होती है? सहायक। तो कभी भी ये ध्यान रखने वाली बात है कि एलर्जी से संबंधित डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो क्या बोलोगे? इओसिनो। चलो एक और बात सुनो आप लोग। एक मैंने लास्ट की क्लास में ही आपको एक शब्द बताया था, हिपेरिन। अरे बोला था क्या? आपसे कोई पूछे कि हिपेरिन के परिवहन में, किसके परिवहन में? हिपेरिन। उसके परिवहन में कौन सी डब्ल्यूबीसी सहायक है? वैसोफिल्स। कौन सी है? वैसोफिल्स। जो बैठ चुके हैं वो आवाज नहीं करेंगे, और जो लेट आ रहे हैं उनके लिए मैं अभी 2 मिनट के बाद फिर बात करूंगा एक बार आपकी क्लास से, ठीक है? चलो बैठो जल्दी से, सुन लो अच्छी तरीके से। 4:15 पर क्लास स्टार्ट होती है आपकी। कितने पर? 4:15 का मतलब 4:15 ही होता है, ठीक है? मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं। मैं 99.9% क्लास में टाइम पर ही आऊंगा, ठीक है? हाँ, मैं पहले ही बता देता हूं, आज इसलिए क्लियर कर देता हूं। 99.1% को इसलिए मान ले बाई चांस ही कोई आफत हो जाए, ठीक है, तो मैं नहीं कह सकता। तो मैं फिक्स 4:15 पे आऊंगा। तो जब मैं 4:15 पे आऊंगा तो आपका फिक्स फर्ज बनता है कि आप 4:14 पर क्लास में उपस्थित रहो। कल से कोई भी क्लास में लेट नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? इधर देख लेना, कल से लेट आए, जो लेट आए उसको बाहर ही रोक दो, अंदर बैठाने की जरूरत ही नहीं है। कल से समझ में आ गई बात आपको? क्योंकि और दिन तो सोच रहे होंगे यही लेट आएंगे। 4:16 तो 90% मैं क्लास में क्या आऊंगा? टाइम पर। तो आपका फर्ज बनता है 4:15 तक, क्योंकि आपको डिस्टर्ब होता है, खुद को आपको डिस्टर्ब होगा, मुझे डिस्टर्ब होगा, टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो आपको समझ में कम आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो 4:15 का मतलब होता है 4:15। कल से जो लेट आ रहे हैं उनको फिक्स 4:15 पर आना है, ठीक है? जो सभी सुन लो एक एक करके, और जो लेट आए उनको बगल वाला बैठ बता देना कल से कितने बजे आओगे? 4:15 पर, ठीक है? तो इधर सुन लो इस तरीके से। अब कहीं बगल वाला ही लेट आ रहा हो तो तीसरा बता देना जो वहां बैठा है इस समय। तो सुन लो इस तरीके से। मैंने ये कहा कि एलर्जी के समय, फिर बोलो किसके समय?
किस डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है? और एक मैंने कहा कि हेपेरिन के परिवहन में, बोलो किसके, कौन सहायक होता है? वैसोपेस। कौन होता है? वैसोपेस। चलो एक और बात सुनो, एक शब्द और है यहाँ पर, उसका नाम है लिम्फोसाइट। फिर बोलो क्या? ये तो फेमस डब्ल्यूबीसी है ही है। इसके बारे में दो बातें याद रखोगे, सुन लो इस तरीके से। मतलब ये सुन लो कि डब्ल्यूबीसी का मेन कार्य था शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना। बोलो किसकी? रोग प्रतिरोधक। कहने का मतलब हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए क्या करना? तैयार। और उस काम को मेनली जो डब्ल्यूबीसी करती है उसका नाम क्या है? तो लिम्फोसाइट का ही मेन कार्य जो है, लिम्फोसाइट कार्य तो सबका ही यही है, लेकिन इसका मेन कार्य है किसका काम करना? रोग प्रतिरोधक क्षमता। इसलिए ये हमारे शरीर में सोल्जर या सैनिक की भांति कार्य करती है। जैसे सोल्जर या सैनिक दुश्मनों से बचाता है, और ये भी हमको दुश्मन जो रोग हैं उनसे बचाने का क्या कर रही है? सहायक। तो आपसे पूछे ना, इनमें से कौन है जो शरीर में सोल्जर की भांति कार्य करती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हो तो क्या आंसर दोगे? डब्ल्यूबीसी। कौन? अगर डब्ल्यूबीसी के नाम ऑप्शन में हो तो क्या देना? अरे क्या? एक और मेरी बात को गौर करके सुनो, ये जो लिम्फोसाइट होती है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक होती है जिसको बोलते हैं बी लिम्फोसाइट। क्लियर कर दो, कौन सी लिम्फोसाइट? एक होती है जिसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। फिर बोलो कौन सी है? टी लिम्फोसाइट। फिर बोलो एक का नाम, एक का नाम। मैंने कहा लिम्फोसाइट कितने प्रकार की है? एक बी और एक। इनके बारे में एक बात याद रखना, ये जो बी लिम्फोसाइट है और आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण, फिर बोलो क्या, कहां होता है? तो आप बोलोगे अस्थि मज्जा में। अरे बोलो कहां? और निर्माण ही नहीं, अगर आपसे इसका परिपक्वन पूछे, क्या पूछे? परिपक्वन का मतलब है विकास या ग्रोथ, वो भी कहां होती है? तो भी क्या बोलोगे? अस्थि मज्जा में। नाम ही सुनो, बी लिम्फोसाइट का तो चाहे निर्माण पूछे या परिपक्वन पूछे, दोनों कहां होता है? अरे कहां? जबकि टी लिम्फोसाइट की बात करूं, इसके बारे में कोई पूछे कि इसका निर्माण, अरे फिर बोलो क्या? निर्माण। वो कहां होता है? तो यहां भी बोलोगे अस्थि मज्जा में। अरे फिर बोलो क्या? जबकि परिपक्वन पूछा जाए, अरे क्या पूछा जाए? परिपक्वन, तब आप बोलोगे कि इसका परिपक्वन होता है, वो होता है थाइमस ग्रंथि में। फिर बोलो कौन सी ग्रंथि में? थाइमस। कौन सी ग्रंथि? थाइमस। थाइमस एक हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? अब तुम्हारे तो सिलेबस में नहीं है ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, वरना मैं पढ़ाता। रीट वीट में तो आती है अंतःस्रावी ग्रंथि है। थाइमस ग्रंथि वो ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में सहायक होती है। और कैसे? क्योंकि किसके निर्माण में? टी लिम्फोसाइट के परिपक्वन में क्या होती है? सहायक। तो अब देखो इधर सुनो, मैंने कहा बी लिम्फोसाइट का निर्माण और परिपक्वन दोनों कहां होते हैं? टी लिम्फोसाइट का निर्माण, परिपक्वन कहां होता है? थाइमस में। अब देखो ऐसे याद करो, एग्जाम तक इधर उधर हो जाएंगे, तो पहले क्लियर करो। अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। फिर बोलो क्या? और इसका निर्माण कहां हो रहा है? बोन मैरो में। परिपक्वन भी कहां हो रहा है? बोन मैरो। इसलिए इसके बी से स्टार्ट होगा बोन, इसलिए क्या नाम है इसका? अरे क्या? बी। इसका नाम, क्योंकि टी लिम्फोसाइट का निर्माण तो कहां हो रहा है? अस्थि मज्जा, लेकिन परिपक्वन कहां होता है? थाइमस। और थाइमस को इंग्लिश में लिखोगे तो ऐसे लिखने में आएगा। और किससे स्टार्ट हो रहा है? टी से, इसलिए इसका नाम क्या है? मतलब इनके नामों के आधार पर ही डब्ल्यूबीसी के निर्माण भी लिखे गए हैं, नाम भी लिखे गए हैं। तो तुम तो भेजे में देखो ऐसे याद करो, टी का मतलब है थाइमस से। किससे है? थाइमस। तो थाइमस जो आएगा वो किस में आएगा? बी में आएगा क्या? और जब टी में आएगा तो सिंपल सी भाषा में समझ लो कि बी का तो निर्माण और परिपक्वन दोनों कहां होंगे? और जो टी वाला है जिसका नाम ही टी है, उसका परिपक्वन कहां होगा? थाइमस। लेकिन उसका निर्माण कहां होगा? अस्थि मज्जा। देखो लाखों लोग पढ़ते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ लोगों का होता है। उसका मतलब है कि पढ़ते समय, मेरा ही सब्जेक्ट नहीं सब सब्जेक्टों में दिमाग लगा लो, कि पढ़ते समय ये दिमाग में रहना चाहिए कि ये पढ़ तो लिया लेकिन एग्जाम तक टिकेगा कैसे। अगर इसको सोच लिया सिलेक्शन हो जाएगा। एक पढ़ना होता है, पढ़ रहे हैं, एग्जाम में जाते ही सब इधर उधर हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि बस एक अच्छे, देखो दो चीजें, एक तो सबसे आसान तरीका कि किसी व्यक्ति का सिलेक्शन हो रहा है एग्जाम में, उसके बारे में एक बात कह दो कि ये इंटेलिजेंट है, हम कमजोर हैं,
बोलो क्या, वो क्या है और हम क्या है? ये तो हमारी समस्याओं से बचने का एक तरीका है कि समस्याओं से निकल जाओ, ऐसे दुनिया को अपने से इंटेलिजेंट बता दो और अपने काम। अब इसके लिए एक अच्छा शब्द ये भी कह सकते हो कि जिसका सिलेक्शन हो रहा है उसके पढ़ने का तरीका हमारे से क्या है? अच्छा है, अलग है। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा एक वर्ड में दम है। इससे ये पता चल रहा है कि हम भी अगर हमारा पढ़ने का क्या बना लें, तरीका अच्छा बना लें, तो हमारा भी क्या हो सकता है? सिलेक्शन। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, याद नहीं हो रही, उसका एक तरीका है, टफ है, इसलिए हमको नहीं आ रही याद। और जब याद नहीं हो रही तो इसके लिए फिर एक शब्द ये भी कह सकते हैं अच्छा तरीका, कि ये सब्जेक्ट हमको पढ़ने का तरीका आता, इसलिए क्या लग रहा है? टफ आता है। इस दुनिया में ना तो कोई सब्जेक्ट सीधा ना टफ है। मैंने साइंस इसलिए ली है कि मुझे आर्ट्स समझ में नहीं आती थी। तुम्हारे दिमाग में ये हो जाता है और आर्ट्स साइंस वाले साइंस कुछ नहीं, मेरे बिल्कुल समझ में ही नहीं आती थी आर्ट्स। मतलब मुझे जो मन नहीं था मेरा पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में मुझे जोर आता था, समझ में आ रहा है? हिस्ट्री पढ़ने में जोर आता था। ये क्या है आफत, एक मरे नहीं दूसरा पैदा। सही बात है कि ये मां मर रहा है या जी रहा है, क्या मतलब है? फील ही नहीं आ रहा था। क्या नहीं आ रहा था? फील, इंटरेस्ट पैदा नहीं हो रहा था। तो मुझे लग रहा है साइंस सबसे सीधी है। क्यों ली थी मैंने साइंस? सबसे सीधी, बढ़िया है, समझ में आ जाता है उल्टा, ठीक है। तुमने आर्ट्स ली इसलिए ली होगी, बहुत से लोगों ने साइंस समझ में नहीं आ रही। मैथ टफ है। मैथ क्या है? टफ। फिर पता चला कि दुनिया में सभी टफ है, सीधा तो कुछ था ही नहीं। अरे है क्या? नहीं, मतलब ये सबका मतलब ये है कि सीधा तो कुछ है ही नहीं, सबका अपना अपना क्या है? नजरिया है कि मुझे ये चीज टफ लग रही है, मुझे ये चीज लग रही है। तुमको बहुत बार जब कंपटीशन लाइन में आगे बढ़ोगे तो जिस चीज को टफ समझ रहे थे उसमें से बहुत बार अच्छे नंबर आ जाएंगे, और जिसको सीधा समझ रहे थे उसमें क्या नंबर क्या आएंगे? कम। तब आपको, क्योंकि आपको जैसे ही तरीका मिलेगा तो आपको दिमाग में अरे यार ये को तो और पढ़ा सकता था, उल्टा ये तो इंटरेस्टिंग बन गया सब्जेक्ट। ये हम टीचर्स का ये काम है कि सब्जेक्ट को क्या बनाना? सीधा बनाना, इंटरेस्टिंग। मतलब जब टीचर आए ना तो दिमाग में ऐसे ये याद करवा ही देगा। क्या करवा देगा? और एक टीचर आए जब ये मुश्किल पार पड़ेगी, ये और पकाएगा। मतलब आपको पढ़ने से पहले ही इसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में फील हो गया कि ये याद ही नहीं होता, तो याद हो ही नहीं सकता तो होगा ही नहीं। जैसे कुछ लोग बैठे होंगे क्लास में, बैठे बैठे ही पता होता है अपनी पार तो मुश्किल ही पड़ेगी, सब्जेक्ट बहुत टफ है, नौकरी लगना बड़ा असंभव है। जिनके मन में असंभव बैठा है उनकी लग सकती है क्या? कोई नहीं लगा सकता नौकरी। सुबह शाम तक यही करते रहते हैं, पेपर बिक जाएंगे, बचेंगे नहीं। सही आपने देखा होगा बहुत से लोग बात दिन भर यही करते, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि उनको पहले ही बैठा है कि अपना होगा तो है नहीं। अब वो कमियां ढूंढ रहे हैं अपने आप को नीचे। तो सिंपल फंडा है, कमियां मत ढूंढो, उसमें से कुछ पॉजिटिव निकालो, और पॉजिटिव निकालने का तरीका चेंज कर दो कि चीज को कैसे परमानेंट याद किया जा सकता है, और वो अभी करो इसको। एग्जाम, अब तुम्हारे एक और तरीका होता है, एग्जाम में सब कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एग्जाम में जाके तो विस्फोट होगा। अरे बोलो क्या? अब या तो अभी कोई अलमारी है उसके अंदर कपड़ों को ढंग ढंग से जमा लो अभी से, समझ में आ रहा है? ढंग से एक एक जगह सेट कर लिए, आपने खोला, प्रॉपर दिख रहा है ये है, इसमें से इसको निकाल लिया। एक अलमारी में ठूस ठूस के भर दो। अरे कैसे भर दो? ठूस ठूस के भर दिया, ठूस ठूस, और पैक लगा दिया, फिर खोलो सब बाहर। तुम्हारे साथ ऐसे ही है, भरे जा रहे हो ठूस ठूस के, समझ में आ रहा है? दो चार तो और ठूस के, ठीक है, भर दिया, और जैसी एग्जाम आती है सब बाहर। फिजिक्स केमिस्ट्री में, हिस्ट्री ज्योग्राफी में चली जाएगी, ज्योग्राफी हिंदी में चली जाएगी। अब या तो अभी से यहां तुमको भी पता होता है, फिर क्या होते है, ऐसे खुश होते हो, पहले दिन पढ़ लिया, आज शाम को रट लिया, याद याद, पता हमको भी है कल तक सब गायब है, कल याद नहीं। तो उसको अभी सोचो ना, क्यों याद नहीं है, ये कैसे टिकेगा एग्जाम तक? कोई लॉजिक लगा ले, इस डेट को किसी से संबंध कर दें, हिस्ट्री में एक राजा को दूसरे राजा से अटैच कर दे, ये डेट वहां भी आई थी, उसको उससे अटैच करके रख ले। अपनी थिंकिंग, ये मत करो कि कौन तुम क्या चाहते हो। दो ही चीजें, या तो रो लो, गुरुजी तुम्हारे ऊपर ही है, तुम ही बता दो। मैं देखो भगवान कसम सही बात बोल, नहीं तुम्हारे अब मन की बात है, कह नहीं पाते, दो चार है ना ऐसे रोते रहते हो। कोई गुरुजी तुम्हारे ऊपर ही है, हमारे ऊपर ही है, डोल तो मस्त कर। तुमने बहुत से पूछिए होंगे दो चार क्वेश्चन, तुम ही बता दो। तो कोई तो बेचारे कोने में ले जाकर पूछा, गुरुजी वो मोस्ट कुछ है क्या? है मोस्ट, ले जाना एग्जाम के टाइम पे, ठीक है ना? अरे कुछ नहीं है मोस्ट यार, सीधा सट्टा है कि टीचर से तुम ये मत करो, हमसे केवल पढ़ने का तरीका सीखना है, नौकरी लगने नहीं आए हो। सही में हम नौकरी नहीं लगाते हैं, गलत फहमी है तुम्हारी।
सही में आ रहा है? मैं बस इसलिए नॉर्मली थोड़ा सा रूखा रहता हूं मैं, इसीलिए क्योंकि मैं तुमको बेवकूफ नहीं बनाना चाहता। क्यों बनते हो बेवकूफ? अब बेवकूफ तो इसलिए बनाते हैं कि तुम जाते ही है, गुरुजी बताओ बताओ, इसी में से आएगा, ले खुश बैठा रहे। अगर मैं ये भी कहूं ना 100% आएगा, तो भी रखो कुछ ना कुछ गुंजाइश है। लाखों लोग हैं, ऐसा तो सभी पढ़ के जाएंगे। इस कोचिंग में पूरी क्लास में इतने लोग हैं जो इन्होंने पढ़ाया वो सब पढ़ के जाएंगे। कुछ नया कर लेता हूं, कुछ क्या कर लेता हूं, नया, कुछ नया ऐड कर लेता हूं, कुछ चीजें इसमें जोड़ लेता हूं, इनको परमानेंट याद कर लूं। दिमाग के प्रेशर को कम कर दो, प्रेशर को क्या कर दो, कम, बढ़ाओ मत। इसको क्या करना है, कम करना है। हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इसमें एक साथ सब कुछ डालते हैं, एक चीज को दूसरी चीज। जैसे ये पढ़ लिया आपने, अगर मैं अब तक डिस्कस नहीं करता ना तो तुम्हारे दिमाग में तो ये था कि तुमको याद था, ये याद नहीं रहता। ये 100% लिख के ले लेना। अभी तो आप पढ़ना स्टार्ट करे हो ना, अगर मैं बात, जब धीरे धीरे बढ़ोगे तो पता चलेगा आपको। अभी तुमको समस्याएं भी नहीं पता कि तुम्हारी समस्याएं क्या है। अभी तुमको पता है कि हमको सब कुछ याद है, समस्या तो जब पेपर दोगे पता चलेगा, अरे यार ये हुआ नहीं, ये तो कई समस्या रह गई, वो याद था वो भूल गए, वो हो गया, इधर उधर चला गया। तो पहले से दिमाग में रखो, एक क्या है, एक, बी मतलब बोन मैरो, टी मतलब थाइमस। तो जिसमें थाइमस है वो इससे संबंधित है। बच्चा इसमें निर्माण किसका होगा, फिर अस्थिमज्ज, क्योंकि थाइमस के अलावा सब काम कौन कर रहा है, यहां भी सब काम कौन कर रहा है, अस्थिमज्ज। तो इसको ऐसे याद करो, समझ में आ रहा है? तो बी सिंपोसाइट का तो निर्माण भी कहां हो रहा है, अस्थिमज्जा में, परिपक्वन भी कहां हो रहा है, अस्थि। और जो टी वाला है उसका परिपक्वन कहां होगा, थाइमस, जबकि निर्माण तो उसका भी। समझ में आ रहा है? और इसका कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या करना, विकास। लिखो नीचे पहले 3-4 पॉइंट। कल चल रहा था क्या अपना, उसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एलर्जी के समय, एलर्जी के समय एलर्जी के समय, एलर्जी के समय शरीर में, एलर्जी के समय शरीर में इओसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी की संख्या, एलर्जी के समय शरीर में इओसिनोफिल्स, इधर से लिख लो, इओसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी की संख्या, इओसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इओसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। वैसोफिल्स, ये बात मैं पहले भी लिखा चुका हूं, एक बार दोबारा लिख लो। वैसोफिल्स, वैसोफिल्स हेपेरिन के, क्या होता है हेपेरिन, एंटी क्लॉटिंग पदार्थ, मतलब जो रक्त का थक्का बनने, इसका अगर मुझसे पूछा जाए इसका संश्लेषण कहां होता है, यकृत में, कहां, और परिवहन किसके द्वारा हो रहा है, वैसोफिल्स। लिखो नीचे, वैसोफिल्स हेपेरिन के परिवहन में सहायक होती है। वैसोफिल्स हेपेरिन के परिवहन, परिवहन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, वैसोफिल्स हेपेरिन के परिवहन में सहायक होती है। हेपेरिन के परिवहन में क्या होती है, सहायक। हेपेरिन के परिवहन में क्या होती है, सहायक। चलो इधर सुनो, बीचों बीच लिखो लिम्फोसाइट, जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखो, इसको तो स्पष्ट रूप से लिखो, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। दो भागों में बांट दो इस लिम्फोसाइट को, एक बी लिम्फोसाइट लिखो और एक टी लिम्फोसाइट लिखो। लिख दो, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। देख लिया, बी लिम्फोसाइट और टी, जहां बी लिखा है उसके नीचे लिखो निर्माण व परिपक्वन, दोनों शब्द लिखो, निर्माण व परिपक्वन, फॉर्मेशन एंड ग्रोथ, निर्माण व परिपक्वन।
चाहे निर्माण की बात करें चाहे परिपक्वन की बात करें, निर्माण व परिपक्वन डैश लगा के लिखो, कहां होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, इंग्लिश नाम भी लिखो जिससे याद रह जाए, बार बार लिखोगे तो। बोन मैरो, अस्थि मज्जा, बोन मैरो, ठीक है। और जो टी लिम्फोसाइट लिखा है उसका निर्माण लिख दो अस्थि मज्जा में, और परिपक्वन लिख देना थाइमस ग्रंथि में, थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। निर्माण तो वही बोन मैरो के अंदर होगा, अस्थि मज्जा के अंदर, जबकि परिपक्वन कहां होगा? थाइमस ग्रंथि में। ठीक है, नीचे डायरेक्ट लिखो कार्य, किसके कार्य? लिम्फोसाइट के, तो डायरेक्ट नीचे लिखो कार्य, लिम्फोसाइट के कार्य लिखो। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना, 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 रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या करना? विकास। ठीक है, नीचे लिखो लिम्फोसाइट, एक पॉइंट और लिखो, लिम्फोसाइट कौन? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट सैनिक की भांति, सैनिक मतलब सोल्जर, लिम्फोसाइट सैनिक की भांति या सोल्जर की भांति कार्य करती है, लिम्फोसाइट सैनिक की भांति कार्य करती है। अरे रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर रही है तो एक तरह से सोल्जर है हमारी बॉडी की, सोल्जर या सैनिक की। ऐसे क्वेश्चंस तुमसे ज्यादा पूछे जाएंगे लेवल फर्स्ट में, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे आते हैं क्वेश्चंस, ध्यान रखो। तो लिम्फोसाइट सैनिक या सोल्जर की भांति क्या करती है? कार्य। चलो इधर सुनो आप लोग, मुझे जैसा पूछूं वैसा आंसर दोगे। पहले मुझे बताओ कि आपने ये रोग का नाम सुना है क्या? अरे बोलो, सुना है क्या? भाई रोग तो हमारे चैप्टर में तो नहीं है लेकिन चीज को लिंक करो, कोई चीज हमको सबसे मिलती है तो हमसे पूछ सकता है एग्जाम में। आप मुझे एक बात बताइए कि एड्स रोग के अंदर शरीर में, पहला क्वेश्चन, कि डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि होगी कि कमी होगी? कमी होगी। क्या होगी? क्या कल की क्लास में मैंने ऐसा बोला था क्या? बिल्कुल। इसलिए देखो, सुन लो मेरी बात, जब किसी व्यक्ति को एड्स होता है, क्या होता है? तो इसका एक ही करेक्टर है कि उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाती है? कम। क्या हो जाती है? कम। मतलब उस व्यक्ति में रोगों से लड़ने की क्षमता रहती नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? व्यक्ति जल्दी बीमार रहता है। जल्दी क्या हो जाता है? बीमार। लगातार बीमार रहने रहता है, लगातार कमजोर होता चला जाता है, और कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों का मतलब समझ लो लगभग 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में उसकी मृत्यु होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त मेरे, किसी व्यक्ति को एड्स हो गया तो वो तुरंत मर जाएगा। एड्स होने के बाद 6 महीने में तो उसको पता लगता है कि मुझे एड्स है या नहीं। 6 महीने में तो पता चल पाता है उस खुद व्यक्ति को भी, 6 महीने के बाद। उसके बाद भी वो सरवाइव कर सकता है, लेकिन लगातार बीमार रहने के कारण जल्दी भी, क्योंकि बिना रोग प्रतिरोधक क्षमता के हम इस पृथ्वी पर सरवाइव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कोविड-19 पढ़ा था थोड़ा बहुत सुना, मोटा मोटा सुनना है आपको, क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए। तो कोविड-19 में तुमने सुना हो कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी कम थी वो लोग ज्यादा प्रभावित हो रहे थे कोविड-19 से, और उनकी मृत्यु भी हो गई थी कुछ लोगों की। अरे सही है क्या? और एक कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिनको कोविड हुआ भी था लेकिन पता भी नहीं चला, नॉर्मली खांसी जुकाम था। अरे सही है क्या? ये सब डिपेंड करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। और एड्स वाले मरीज की तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही बहुत कम हो जाती है, और इसलिए उसकी मृत्यु क्या है? निश्चित। अब सुनो मेरी बात को, तुमसे क्या काम की बात है? तुम्हारा काम यह है कि आपसे जैसा पूछे वैसे आंसर दोगे कि एड्स रोग के अंदर डब्ल्यूबीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो डब्ल्यूबीसी की, और क्लियर करो क्वेश्चन, किस डब्ल्यूबीसी की कमी होती है तो क्या बोलोगे? लिम्फोसाइट। अरे बोलो कौन सी? इस लिम्फोसाइट भी 2 आ जाएं, बी और टी, तो क्या बोलोगे? अरे किसकी? टी। और टी भी 2 प्रकार का होता है, एक T4 और एक T8। एक कौन सा लिम्फोसाइट? और एक
तो जिस लिम्फोसाइट की कमी होती है उसका नाम क्या होता है? T4 लिम्फोसाइट। कौन सी? T4। अब डायरेक्ट याद कर लो, चाहे आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो आपको याद तो सीधी लाइन रखनी है कि एड्स रोग के अंदर शरीर में किस लिम्फोसाइट की? T4 लिम्फोसाइट की संख्या में क्या होती है? कमी। लेकिन जैसा पूछे वैसा आंसर दोगे। पहला आंसर, अगर वो केवल WBC की कमी, RBC की कमी, प्लेटलेट्स की कमी दे रहा है तो क्या बोलोगे? WBC। ऑप्शन में मोनोसाइट की कमी, न्यूट्रोफिल्स की कमी, लिम्फोसाइट की कमी, तो क्या बोलोगे? लिम्फोसाइट। ऑप्शन में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट दो की कमी दे रखी है तो टी लिम्फोसाइट, और अगर T4 और T8 लिम्फोसाइट दे रखा है तो क्या बोलोगे? T4। तो आप तो सीधा ही लास्ट वाला पॉइंट याद रख लो कि एड्स रोग के अंदर शरीर में किसकी संख्या में? T4 लिम्फोसाइट की संख्या में क्या होती है? कमी। लिखो नीचे एक पॉइंट। एड्स रोग के अंदर एड्स रोग के अंदर शरीर में एड्स रोग के अंदर शरीर में T4 लिम्फोसाइट की संख्या में T4 लिम्फोसाइट की संख्या में, जैसे मैंने लिखा वैसे लिख दो। T4 लिम्फोसाइट की संख्या में एड्स रोग के अंदर शरीर में T4 लिम्फोसाइट की संख्या में कमी हो जाती है। T4 लिम्फोसाइट की संख्या में कमी हो जाती है। T4 लिम्फोसाइट की संख्या में क्या हो जाती है? कमी। लास्ट एंड फाइनल एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, है ना। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन तो भी ध्यान रखो क्योंकि टॉपिक फिक्स है हमारे, तो जो टॉपिक फिक्स है तो उनको ढंग से पढ़ के जाएं हम। तो देखो एक बात और सुनो, ये जो WBC है, बोलो क्या है? उन WBC में से कुछ WBC ऐसी है जिनमें स्पेसिफिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, मतलब केंद्रक की एक अलग संरचना होती है। जैसे सुनो, वो 3 WBC ये हैं। एक है जिसका नाम है न्यूट्रोफिल्स, नाम बोलो क्या नाम है? एक है जिसका नाम है एक है जिसका नाम है वैसोफिल्स। फिर बोलो कौन सी? और एक है जिसका नाम है मोनोसाइट। अरे क्या है? मोनोसाइट। ये 3 WBC ऐसी है जिनमें एक स्पेसिफिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। देखो सुनो क्या आता है। ये जो न्यूट्रोफिल्स है, इसमें घोड़े के नाल की आकृति का केंद्रक पाया जाता है। बोलो कैसे आकृति का? घोड़े के, जानते हो घोड़े का नाल, जो पैर खुर होता है उसका, उसके नीचे एक नाल होती है इस तरीके की। अरे होती है क्या? तो अगर मैं बात करूं तो घोड़े की नाल जो है उसके अंदर प्रकार का केंद्रक किसमें पाया जाता है? घोड़े के नाल के आकार का केंद्रक होता है। तो आपसे पूछे कि घोड़े के नाल के आकार का जो केंद्रक पाया जाता है WBC में, वो किस में होता है? न्यूट्रोफिल्स में। एक बोलो कौन सी? इसमें एस आकार का केंद्रक होता है। बोलो कैसे आकार का? एस आकार। और एक कौन है? मोनोसाइट। इसमें ये बोलोगे वृक्क की आकृति का। फिर बोलो किसकी आकृति का? वृक्क जानते हो किसको बोलते हैं? किडनी को। क्लियर करो पहले, वृक्क किसको बोलते हैं? अब किडनी भी हमारे सिलेबस में नहीं है तो लेकिन सुनो अच्छी तरीके से, वृक्क किसको बोलते हैं? किडनी। किडनी की जो आकृति होती है, जब हम किडनी पढ़ते हैं तो उसके बारे में बोलते हैं सैम के बीच की आकृति की। कौन सी? सैम। तो वृक्क की आकृति का बोल दो, या आप इसको बोल सकते हो सैम के बीच की आकृति का। अरे बोलो किसकी आकृति का? सैम के बीच की आकृति का केंद्रक किस में होता है? तो हमेशा याद रखना वो किस में होता है? मोनोसाइट। किस में? मोनोसाइट। सुनो एक बार में, घोड़े के, या इस बार थर्ड ग्रेड के अंदर आया है ये क्वेश्चन, लेवल सेकंड के अंदर। लेवल किसके अंदर? सेकंड। फर्स्ट सेकंड में मतलब मत समझो तुम्हारा टॉपिक है, जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए हर टॉपिक के बारे में। तो सुनो इस तरीके, घोड़े की कैसी, किसका है? एस आकार का। और वृक्क की आकृति का, सैम के बीच की आकृति का मोनोसाइट। चलो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, जब भूल जाओ एग्जाम में। तो देखो इधर सुनो, घोड़े के, अरे क्या नाल में ने आ रहा है, और ने किसी भी WBC में आ रहा है, देख लो। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दो जगह आ रहा है, समझ में आ रहा है मेरे पास। लेकिन ने से स्टार्ट कौन हो रही है? तो जो ने से स्टार्ट होगी उसमें नाल से संबंधित है, और नाल कौन सी है? घोड़े के नाल।
याद तो रह जाएगा, बस एग्जाम में यही कंफ्यूज होगा कौन कैसी है। तो घोड़े की नाल की बात करें तो कौन है? न्यूट्रोफिल्स। अगला कौन है? तीनों के अगर आप देखोगे, देखो फिल्स तो तीनों में, जैसे इसमें भी लग रहा है उस पर भी लग रहा है, लेकिन एक बीच में एस आ रहा है इसके अंदर। अरे आ रहा है क्या? जो एस आ रहा है वो किस में आ रहा है? वैसोफिल्स में। तो हमेशा याद रख लो इसका कैसे आकार का? ऐसा। और इसका नाम बोलो मोनोसाइट, जिसमें से आ रहा है। अरे बोलो क्या? से। जैसे मोनोसाइट है, या अगर मैं बात करूं, या मैं इसको एक तरीका, ये भी कोई तरीका नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं जिससे थोड़ा सा दिमाग में कुछ चले, ठीक है? तो इसके लिए एक बात दिमाग में रखना, जब ये पता है, ये पता है, तो बचेगी भी केवल कौन सी? मोनोसाइट। तो हम एक दो को पता होगा तो ऑप्शन देख के बोल सकते हैं सेम के बीज की आकृति का या वृक्क की आकृति का कौन सा होगा? मोनोसाइट। फिर बोलो कौन सी? मोनोसाइट। तो इस तरीके से दिमाग में रख सकते हो। तो पहले तो एक फिक्स है, घोड़े की नाल की आकृति का न्यूट्रोफिल्स, एस आकार का, और एक वृक्क की आकृति का मोनोसाइट। या तो एक काम करो, इसी क्रम से याद करना, पहले क्या लिखोगे, उसके बाद लिखो नीचे। सबसे पहले लिखो न्यूट्रोफिल्स, 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 न्यूट्रोफिल्स। उसके सामने लिख दो, न्यूट्रोफिल्स के सामने घोड़े के नाल के आकार का केंद्रक, घोड़े के नाल के आकार का केंद्रक, घोड़े के नाल के आकार का केंद्रक, अंडरलाइन कर दो, घोड़े के नाल पर, सबसे पकड़ना बात। नेक्स्ट लिखो वैसोफिल्स, वैसोफिल्स, वैसोफिल्स सामने लिख दो, वैसोफिल्स के सामने एस आकार का केंद्रक, एस आकार का केंद्रक, कैसे आकार का? एस। तीसरा लिखो मोनोसाइट, ये आया था इस साल लेवल सेकंड में। मोनोसाइट में वृक्क की आकृति का केंद्रक किस में होता है? तो मोनोसाइट में, मोनोसाइट। और इसके सामने लिखना वृक्क की आकृति, वृक्क मतलब किडनी, वृक्क की आकृति या वृक्क की आकृति या सेम के बीच की आकृति का केंद्रक, वृक्क की आकृति या सेम के बीच की आकृति का केंद्रक, सेम के बीच की आकृति का केंद्रक, सेम के बीच की आकृति का केंद्रक। इधर देखिए आप लोग। तो भाई साहब ये थी आपकी डब्ल्यूबीसी। क्या थी? डब्ल्यूबीसी। तो पहला क्या पढ़ा था आपने? आरबीसी। उसके बाद अगला बोलो कौन? ये एक छोटा सा पॉइंट है ना जिसमें कम क्वेश्चंस है, तो हेडिंग डालो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। पहले तो गलती मत करना, इस प्लेटलेट्स का एक दूसरा नाम भी है, इसी को बोलते हैं बिंबाणु। क्या बोलते हैं? बिंबाणु। हेडिंग डाल दो। प्लेटलेट्स या बिंबाणु। प्लेटलेट्स या बिंबाणु, प्लेटलेट्स या बिंबाणु। देखिए और सुनिए बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में। कुछ 7-8 तरह के क्वेश्चंस हैं जिनको एक बार में सुन लो, समझ लो आप लोग। पहली बात, आपसे कोई पूछे कि प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। पूरे बोलो क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। अब देखो सुनो, अब तो आपने तीनों प्रकार की रुधिर कणिका पढ़ ली। अब तुम जब सेकेंड टर्म में पढ़ोगे तुम्हारा काम यह है कि तीनों को एक साथ याद रखना है, आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोस। अगर इस प्लेटलेट्स की बात करूं तो प्लेटलेट्स के बारे में भी एक बात याद रखना कि प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। अरे बोलो क्या नहीं पाया जाता? केंद्र। तीसरी बात, अगर कोई पूछे कि प्लेटलेट्स की संख्या, अरे बोलो क्या पूछे? संख्या। तब आप बोलोगे इसकी संख्या कितनी होती है? 1.5 से 4.5 लाख प्रति mm क्यूब।
1.5 से 4.5 लाख प्रति mm³। मतलब समझो, इसका कंफ्यूज नहीं करना है। इसका मतलब होता है कि अधिकतम कितनी हो सकती है? 4.5 लाख। लेकिन वास्तविकता में होती नहीं है, ये हो सकती है अधिकतम, लेकिन सामान्यतः किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स होती है ना, वो 2.5 से 3 लाख होती है। बोलो कितनी? 2.5 से 3 लाख। लिखते तो हम अधिकतम तक हैं, तो इसलिए हम कितने लिखते हैं? 1.5 से 4.5। अगर मैं कहूं कि प्लेटलेट्स का जीवन काल, बोलो क्या? जीवन काल, तब आप बोलोगे लगभग 8 से 10 दिन तक बोल सकते हो। बोलो कितना दिन? या मैं ये कह सकता हूं 10 दिन से कम। किससे कम? तो कोई पूछे जीवन काल कितना है, आपसे कोई पूछे, पहले ही लिखवा चुका हूं इस बात को कि प्लेटलेट्स का कार्य क्या है, तो क्या बोलोगे? रक्त का थक्का बनाने में क्या होती है? सहायक। अरे सही है क्या? रक्त का थक्का बनाने में क्या है? सहायक। ठीक है, 2 शब्दों के आंसर भी तुम ही दोगे मुझे, मैं तो शब्द लिखूंगा केवल। समझ में आ रहा है क्या? देख लो एक बार, एक शब्द लिख रहा हूं तुम्हारे सामने जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। और एक शब्द लिख रहा हूं जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या समझे इन दोनों शब्दों का मतलब? सिस का मतलब, पीनिया मतलब। अगर प्लेटलेट्स की संख्या में वृद्धि हो जाए तो क्या करोगे? और कमी हो जाए तो शब्द भी याद हो गए क्या? ऑप्शन देख के आंसर दे सकते हैं क्या? जितना हो सकता है चलते फिरते चीजों को क्या करिए? याद। चलो इधर सुनो आप लोग, अगर इस प्लेटलेट्स की बात करूं, बोलो किसकी बात करूं? प्लेटलेट। तो एक बात याद रखना कि प्लेटलेट्स केवल किस वर्ग के जंतु में पाई जाती है? मैमल्स। ध्यान रखना हमेशा, केवल किस में? मतलब मनुष्य में प्लेटलेट्स अरे जाती है क्या? मैमल्स वर्ग के अलावा, बोलो क्या बोला मैंने? जैसे पिसीज वर्ग था, एम्फीबिया वर्ग था, रेप्टिलिया वर्ग था, उनमें प्लेटलेट्स। अरे क्या हो गया पीछे से? एक बार देखना इसको, पीछे देख के आओ उसको, क्या परेशानी आ गई इसको? इसकी पूछ परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? एक बार आवाज आने के बाद तो मैंने देख छोड़ दिया, दूसरी बार के बाद क्या दिक्कत आ गई इसको? मैंने कहा प्लेटलेट्स केवल किस वर्ग में पाई जाती है? मैमल्स। अरे बोलो किस में? मैमल्स। मैमल्स वर्ग के अलावा, बोलो किसके बराबर? अन्य जंतुओं में जो कोशिका पाई जाती है उस कोशिका को बोलते हैं स्पिंडल कोशिका। बोलो कौन सी कोशिका? स्पिंडल। मैंने कहा प्लेटलेट्स केवल किस वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है? मैमल्स। अन्य वर्ग के जंतुओं में प्लेटलेट्स के स्थान पर कौन सी कोशिका है? स्पिंडल। तो ऐसे ही पूछेगा, अन्य वर्ग के जंतुओं में प्लेटलेट्स के स्थान पर कौन सी कोशिका है? स्पिंडल। और इसका काम प्लेटलेट्स के समान है। किसके समान है? आप कहोगे जो समान है तो फिर नाम दूसरा लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? अरे सही बात है क्या? अंतर है, क्योंकि मैमल्स वर्ग के जंतु में प्लेटलेट्स इस तरीके से होती है, प्लेट की तरह चपटी, इसलिए इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं? प्लेट। अन्य वर्ग के जंतुओं में जो प्लेटलेट्स होती है वो इस तरीके की होती, इधर से भी नुकीली और इधर से भी नुकीली। इसको हिंदी में बोलते हैं तरकू रूपी। क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में बोलते हैं स्पिंडल। क्या बोलते हैं? स्पिंडल। इसलिए इसका नाम उसके आकार या रूप के चेंज होने के कारण इसका नाम क्या बन गया? स्पिंडल। तुम तो भेजे में सेट कर लो कि प्लेटलेट्स केवल किस वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है? मैमल्स। अन्य जंतुओं में प्लेटलेट्स के स्थान पर। चलो एक बात मोटा मोटा, इस बार को छोड़कर पिछली बार की रीट के अंदर, लेवल फर्स्ट के अंदर ये पूछा था, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? उसने पूछा था कि डेंगू रोग के अंदर शरीर में किसकी संख्या में कमी होती है? अरे होता है क्या? जब कभी भी डेंगू होता है तो किसकी संख्या में कमी होती है? प्लेटलेट्स। देखो एक बार में सिंपल सी भाषा में याद कर लो, टॉपिक का नाम क्या है? अरे क्या नाम है? दूसरा नाम बोलो। थ्रोम्बोसाइट। केंद्रक संख्या 1.5 से 4.5। जीवन काल 8 से। कार्य क्या है? रक्त का क्या बनाना? थक्का। अगर मैंने कहा कि जब प्लेटलेट्स की संख्या में अधिकता हो जाए तो क्या बोलोगे? थ्रोम्बोसाइटोसिस। कमी हो जाए तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैंने कहा प्लेटलेट्स केवल किस वर्ग के जंतुओं में? मैमल। अन्य जंतुओं में प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल कोशिका। और मैंने कहा किस रोग के अंदर शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी होती है? डेंगू। ठीक है, इतना याद रखना है। प्लेटलेट्स में लिखिए नीचे, हेडिंग डालो प्लेटलेट्स। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखोगे प्लेटलेट्स में, इसे
थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इसमें, किसमें? प्लेटलेट्स। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? केंद्रक। नेक्स्ट, संख्या। संख्या लिखो प्लेटलेट्स की। डैश लाख लिखो, कितनी होगी? 1.5 से 4.5 लाख प्रति mm³ लिख दो। 1.5 से 4.5 लाख। 1.5 से 4.5 लाख प्रति mm³। 1.5 से 4.5 लाख। ठीक है। नीचे लिखो जीवन काल। जीवन काल डैश लाख लिखो, कितना जीवन काल है प्लेटलेट्स का? 8 से 10 दिन। अगर आपको कोई दिक्कत हो ना वैसे प्रॉपर दृष्टि तो आप, है ना, मैं समझ गया कोई ना कोई प्रॉब्लम ही है। पंखे अंखे की दिक्कत है क्या कोई? तुम सिर्फ, अरे घबराना नहीं है, मैं कोई डरा नहीं रहा हूं। अगर कोई सुनने में कोई शब्द की दिक्कत हो तो थोड़ा आगे जगह है, आगे आ जाना, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो देखो नीचे, जीवन काल कितने दिन है? 8 से 10 दिन। नीचे लिखो कार्य। क्या लिखोगे? कार्य लिखो नीचे। कार्य में लिखना रक्त का थक्का बनाने में सहायक। रक्त का थक्का बनाने में सहायक। ब्लड क्लॉटिंग में क्या होगा? सहायक। रक्त का थक्का बनाने में क्या होगा? सहायक। नेक्स्ट लिखो, शब्द लिखो थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस। थ्रोम्बोसाइटोसिस डैश ला के लिखो सामने इसके। क्या मतलब होता है? प्लेटलेट्स की संख्या में अधिकता। प्लेटलेट्स की संख्या में अधिकता। प्लेटलेट्स की संख्या में अधिकता। थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट्स की संख्या में अधिकता। ठीक है। इसके नीचे लिखना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। 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 इसके सामने लिख देना प्लेटलेट्स की संख्या में कमी। प्लेटलेट्स की संख्या में क्या? कमी। वहां एक्सेस है या लैक ऑफ है? प्लेटलेट्स की संख्या में कमी। कंप्लीट है क्या? नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, प्लेटलेट्स केवल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो प्लेटलेट्स केवल, प्लेटलेट्स केवल मैमल्स वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है। प्लेटलेट्स केवल मैमल्स वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है। प्लेटलेट्स केवल मैमल्स वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है। प्लेटलेट्स केवल मैमल्स वर्ग के जंतुओं में पाई जाती है। केवल किस में पाई जाती है? मैमल्स। लेकिन अन्य जंतुओं में, लेकिन अन्य जंतुओं में, लेकिन अन्य जंतुओं में प्लेटलेट्स के स्थान पर, लेकिन अन्य जंतुओं में प्लेटलेट्स के स्थान पर
किसके स्थान पर? प्लेटलेट्स स्थान पर, प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल कोशिका पाई जाती है। प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल कोशिका पाई जाती है, वो लिख रखा है स्पिंडल। अन्य जंतुओं में प्लेटलेट्स के स्थान पर स्पिंडल कोशिका पाई जाती है। कौन सी कोशिका पाई जाती है? स्पिंडल, स्पिंडल कोशिका पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। डेंगू रोग के अंदर, यहां से लिख दो, डेंगू रोग के अंदर, एक पॉइंट और लिख दो, डेंगू रोग के अंदर, डेंगू रोग के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में, डेंगू रोग के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है। डेंगू रोग के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में क्या हो जाती है? कमी। डेंगू रोग के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या में क्या हो जाती है? कमी। हाँ जी, सुनो एक बार मेरी बात को गौर कर से। टॉपिक का नाम ब्लड ही था क्या? अरे बोलो क्या था? एक पार्ट प्लाज्मा था क्या? कंप्लीट है। दूसरी रुधिर कणिकाएं थी क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। कंप्लीट है भाई साहब। अब हमको ये तो पता चल गया कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती है और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी रुकना, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ दो टॉपिक, 2 पॉइंट और आते हैं। कितने पॉइंट? 2। पिछली बार इस जगह वाले पार्ट से पूछ चुका है, तो यहां से पूछ भी सकता है आपसे। इसी ब्लड के अंदर 2 शब्द आ रहे हैं, बड़े फेमस है और हाल ही के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आ रहे हैं, ब्लड में से। और उसका नाम है एक तो ब्लड ग्रुप और एक आरएच फैक्टर। बोलो क्या नाम? आरएच फैक्टर। तो अगला हेडिंग डालो इसी टॉपिक के अंदर ही, ब्लड के अंदर ही, उसका नाम है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जिसको बोलते हैं रक्त समूह, रक्त समूह, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह। देखो सुनो आप लोग, अब मेरी बात को थोड़ा गौर करके सुनो। हर चीज को पढ़ने का तरीका अलग अलग है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खूब क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अब खेल है समझने का। किसका है? समझने। अब वो लिखने विखने वाला तो सिस्टम तो है ही है, लेकिन अगर समझोगे तो आंसर दे पाओगे, नहीं समझोगे तो आंसर नहीं लगेगा। तो अब बहुत अच्छी तरह सुनिए, अब रटने से काम नहीं चलेगा, अब इस बात को समझना। सबसे पहले तो कुछ नॉर्मल जानकारी इस ब्लड ग्रुप के बारे में दे रहा हूं, पहले सुनो आप। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताइए जो ब्लड ग्रुप है इसके खोजकर्ता, अरे क्या पूछे? खोजकर्ता, तो हमेशा याद रखो आप लोग, एक वैज्ञानिक है जिसका नाम खूब सुना होगा, उसका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। अरे क्या सुना है? क्या नाम बोलो, क्या नाम है? कार्ल लैंडस्टीनर। इसने कब ब्लड ग्रुप की खोज की? तो आप बोलोगे 1900 में। फिर बोलो किसमें? देखो इधर सुनो, हर जगह मैंने डेट नहीं लिख पाया कहीं भी, इसका मतलब नहीं पूछेगा। जहां बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना है। यहां आपको बिल्कुल डेट भी याद रखनी, कब खोज की। और ये भी क्लियर कर देता हूं, इतना तो तुमने भी पढ़ा होगा, लेकिन और स्पष्ट सुनो अच्छी तरीके से एग्जाम की दृष्टि से। इसने ब्लड ग्रुप की खोज तो की थी, लेकिन केवल 3 ब्लड ग्रुप की। बोलो कितनी? कौन कौन से? एक तो ए, एक बी और एक ओ। सी किसका आ रहा था? किसी का है क्या सी ब्लड ग्रुप? हाँ तो सुन लो, कौन कौन सा? ए बी ओ। मतलब सबसे पहले 3 ही ब्लड ग्रुप आए थे। कितने आए थे? 3। कौन कौन से? ए बी ओ, इसलिए इसको बोलते हैं एबीओ सिस्टम। बोलो कौन सा? एबी। देखो एक अच्छा क्वेश्चन बता देता हूं, आपसे पूछेगा कि लैंडस्टीनर ने इनमें से किस ब्लड ग्रुप की खोज नहीं की। ऑप्शन में देगा ए, बी, ओ और ए बी, तो बोलो। बात समझ में आ रहा है? वास्तविकता में कितने ब्लड ग्रुप हैं? 4। कितने हैं? 4। लेकिन इन 3 की खोज किसने की? लैंडस्टीनर। बाद में जाके एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था डिकॉस्टले। अरे बोलो क्या नाम था? डिकॉस्टले। और इसके साथ एक वैज्ञानिक और था जिसका नाम था स्टर्ली। बोलो क्या नाम था? स्टर्ली। इन दोनों ने मिलकर एक ब्लड ग्रुप की और खोज की जिसका नाम क्या था? ए बी। अरे क्या था? ए बी। इसलिए टोटल मिला के ब्लड ग्रुप कितने हो गए? 4। समझो भाई, है ना? मैं फिर बोल रहा हूं, हर चीज को स्पष्ट सुन के जाइए। अगर डायरेक्ट कोई पूछे ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है, क्या बोलोगे? कार्ल लैंडस्टीनर।
अगर क्लियर का है कि ए बी ब्लड ग्रुप का खोज करता कौन है? डी कॉस्टले और स्टाइले। समझदार है, हर बात को स्पष्ट समझो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को याद मत कीजिए, क्वेश्चंस अपने आप याद हो जाएंगे, चीजों को समझ लो एक बार। अब उसको भी पता है खोजकर्ता वगैरह सबको याद रहते हैं, घुमाने के लिए ये पूछ लेगा आपसे कि लैंडस्टीनर ने किस ब्लड ग्रुप की खोज नहीं की, तो क्या बोलोगे? ए बी। चलो एक बात सुनो, ये जो ब्लड होता है, क्या होता है? ब्लड, उसमें दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कितने प्रकार की? दो। और कौन कौन सी होती है? आपने कभी सुना हो तो एक प्रोटीन होती है जिनको ग्लाइकोप्रोटीन आती है, जिसका नाम होता है एंटीजन। फिर बोलो क्या नाम है? और एक होती है जिसका नाम है एंटीबॉडी। फिर बोलो क्या नाम है? पहले सुनिए आप लोग कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन। अरे क्या है? ये दिमाग में रखना। एक का नाम क्या है? एंटीजन, एक का नाम। इसी एंटीजन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिजन। बोलो क्या बोलते हैं? और एंटीबॉडी को प्रतिरक्ष। लेकिन तो भी मैं दोस्त तुमसे ये कहूंगा कि ये ऐसे कॉमन शब्द है जैसे आप यस और नो बोलते हो। क्या बोलते हो? यस और। तब ये ध्यान नहीं रखते हो कि ये हिंदी है या इंग्लिश। तब हमको पता है कि हमको रोजाना आदत पड़ रही है, तो इसलिए ध्यान रखो। सेम ऐसे भी ये भी एक ऐसे शब्द हैं जो इंग्लिश नाम ही हिंदी में लिखे मिलेंगे हमेशा। एक का नाम क्या है? एंटीजन, और एक का नाम एंटी। अगर इस एंटीजन की बात करूं, कोई पूछे ना इसके बारे में, आपसे बड़ा फेमस क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एंटीजन कहां पाया जाता है ब्लड के अंदर, तो हमेशा याद रखना ये पाया जाता है आरबीसी की झिल्ली पर। अरे बोलो किस पर? कहने का मतलब मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। मेम्ब्रेन ऑफ क्या? आरबीसी। मतलब मान लो ये कोई आरबीसी है, ये आरबीसी की कोशिका है, उसके ऊपर ये एंटीजन पाए जाते हैं। अरे क्या पाए जाते हैं? एंटीजन। और क्या पाए जाते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो। एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी। इसलिए हमेशा याद रखना एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आगे जरूरत पड़ेगी आपको। आपको तो इतना सा याद रखना है, यहां से क्वेश्चन कभी भी पूछा जाए, फेमस क्वेश्चन है कि एंटीजन कहां पाया जाता है, तो क्या बोलोगे? आरबीसी की झिल्ली पर। अगला शब्द बोलो क्या? और अगर कोई ये पूछे कि बताइए एंटीबॉडी कहां पाया जाता है, तब आप बोलोगे ये पाया जाता है प्लाज्मा में। अरे कहां? और इस एंटीबॉडी की बात करूं, ये भी दो प्रकार का है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। फिर बोलो क्या है? स्मॉल ए और स्मॉल बी। सिंपल सी भाषा में याद कर लो तुम। टॉपिक का नाम बोलो क्या है? खोज करता कौन है? कब खोज की? किस किस की? ए बी ओ। ए बी की खोज किसने की? डी कॉस्टले और स्टर्लिंग। ब्लड में क्या क्या पाई जाती है? एक एंटीजन, एक एंटीजन कहां पाया जाता है? एंटीबॉडी का है? एंटीजन कितने प्रकार का है? एक और एक। और एंटीबॉडी भी कितना है? दो, स्मॉल ए और स्मॉल। इनके क्या काम है और इनमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले थोड़ा सा लिखिए आप लोग, हेडिंग डालो ब्लड ग्रुप। सबसे पहले लिखो ब्लड ग्रुप के अंदर खोज करता। खोज करता टेस्ट लगा के लिख लो सामने, कॉर्ड लैंडस्टीनर। कॉर्ड लैंडस्टीनर। डिस्कवर बाई या खोज करता कौन है, तो लिखोगे कॉर्ड लैंडस्टीनर। ब्रैकेट में ये भी लिख देना कब खोज की? 1900 में। और एरो का निशान लगा के ये भी लिख दो जैसे मैंने लिखा है, ए बी ओ की खोज की। तीन ब्लड ग्रुप की खोज की थी इसने, ए की बी की और किसकी? ओ की। ए बी और ओ की खोज की। ठीक है, नेक्स्ट लिखो आप लोग, डिकॉस्टले और स्टर्ली। ये दो वैज्ञानिकों, दो अलग अलग वैज्ञानिक है, एक का नाम क्या है और एक स्टर्ली। दो ने मिलकर की थी है ना, तो दोनों के नाम लिखो, डी कॉस्टले और स्टर्ली। इनके सामने डैश लगा के लिख दो, ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की। ए बी ब्लड ग्रुप की खोज की। ठीक है, नीचे एक हेडिंग डालो,
हेडिंग डाल के लिखो रक्त में प्रोटीन, हेडिंग डाल के लिखो रक्त में प्रोटीन। ये एंटीजन एंटीबॉडी वास्तविकता में प्रोटीन ही होती है, रक्त में क्या प्रोटीन। डैश लगाओ, लाइन के आगे डैश लगा के नीचे लिखो, एक साइड क्या लिख दो और एक साइड लिखो एंटीबॉडी, दोनों लिख दो एक साथ। हेडिंग के नीचे लिखो एक साइड एंटीजन और एक साइड एंटीबॉडी। प्रॉपर बनाया करो नोट्स, सुना करो क्या बोला जा रहा है। एक साइड लिखो एंटीजन और एक साइड क्या लिखोगे एंटीबॉडी। एक साइड में एंटीजन लिखा है, एक साइड में क्या लिखना एंटीबॉडी। एंटीजन को प्रतिजन बोलते हैं, एंटीबॉडी को प्रतिरक्षी बोलते हैं। ये आपका काम है, अगर रखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। हाँ, क्या आप सबने इतना लिख लिया क्या? जहां तुमने एंटीजन लिखा है उसके नीचे लिखो आरबीसी की झिल्ली पर पाया जाता है, मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी की झिल्ली पर पाया जाता है। बोलो भाई साहब, आरबीसी किस पर पाया जाता है? झिल्ली पर। लिख लिया? एंटीबॉडी के अंदर लिख देना तुम, कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में, प्लाज्मा में पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। ठीक है, यहां भी तुम एक काम करना, ये कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में, और ये कहां पाया जाता है? आरबीसी की झिल्ली में। तुम भी यहां पर एंटीजन लिख के दो भागों में बांट दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। यहां भी एंटीबॉडी लिख के दो भागों में बांट दो, स्मॉल ए और स्मॉल बी। दो प्रकार का एंटीजन होता है, एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी लिख दो। और एंटीबॉडी भी दो प्रकार का लिख देना, स्मॉल ए और स्मॉल बी। जैसे मैंने लिख रखा वैसे लिख दो, सेम। हाँ जी भाई साहब, एंटीजन दो प्रकार का लिख दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। और एंटीबॉडी भी कितने प्रकार का? दो, स्मॉल ए और स्मॉल बी। देखो ये तो सिंपल सी भाषा में मैं ये कह सकता हूँ 4-5 क्वेश्चन थे आपको जो आपको ध्यान रखने। अब आते हैं एग्जाम की दृष्टि से, जो आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये फेमस है भाई और आपकी एग्जामों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो देखो एक बार में, सब समझने का खेल है और सीधे बैठ जाओ आप लोग अच्छी तरीके से, एक बार में सुन लो। कोई रटा पिटी का सिस्टम ही नहीं है, रटोगे तो गलती कर जाओगे हमेशा के लिए। एक बार में यहीं से याद कर लो एग्जाम तक के लिए। इधर देखो आप, 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। कितने तरह के? 4 तरह के क्वेश्चन हैं जिनको मैं एक साथ बता रहा हूं आपको। देखो सुनो, एक साइड मैंने लिख दिया ब्लड ग्रुप। अरे क्या लिख दिया? ब्लड ग्रुप। इस ब्लड ग्रुप का पहला क्वेश्चन बनता है कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा क्या होता है? एंटीजन। फिर बोलो क्या होता है? किस ब्लड ग्रुप में कौन सा क्या होता है? एंटीबॉडी। अरे बोलो क्या पूछेगा? एंटीबॉडी। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा किस ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किससे ब्लड ले सकता है? अरे बोलो किससे ब्लड। और चौथा पूछेगा किसको ब्लड। अरे फेमस है कि नहीं? सुने हैं क्या? चलो एक बार में सुनो अपने अच्छे तरीके से। इधर आ जाओ, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हैं? फिर बोलो पहला कौन सा है? ए, दूसरा, तीसरा, ए बी लिखना पहले। पहले कौन सा है? ए बी, उसके बाद ओ। इस तरीके से लिखने का तरीका है। फिर बोलो पहला। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? चलो अब शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पहले मैंने कहा कि पहला क्वेश्चन पूछेगा किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है? कौन सा क्या होता है? एंटीजन। अब मुझे तुम एक बात बताओ भेजे में अच्छी तरीके से, एंटीजन कितने प्रकार का है? कैपिटल और कैपिटल। समझ में आ रहा है? कैपिटल ए और इस कैपिटल दो ही प्रकार का है। अब तुम तो एक बात हमेशा के लिए भेजे में सेट कर लो, हमेशा के लिए, कि जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें वही एंटीजन होगा। फिर बोला मैंने, क्या बोला? जो उसमें वही क्या होगा? एंटीजन। लेकिन ये ध्यान रख लो, होगा दो ही प्रकार का, या तो कैपिटल या कैपिटल। चलो मुझे बताओ ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप कौन सा है? कितने दिख रहे हैं?
तो बताओ कौन सा होगा? ए और बी। अरे कोई ए बी एंटीजन का प्रकार था क्या? कितने प्रकार हैं? एक कैपिटल, एक कैपिटल, दोनों दिख रहे हैं क्या? तो बोलोगे एंटीजन ए बी पाया, बी भी पाया, ओ में कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई भी एंटीजन पाया। देखो बहुत सिंपल सी भाषा में समझो अच्छे तरीके से। मुझे बताओ इस लाइन में कोई दिक्कत है क्या? अरे मैंने ये कहा जो दिख रहा है वही एंटीजन है। ये ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो एंटीजन बी। ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो दो दिख रहे हैं क्या? तो आप बोलोगे एंटीजन ए भी पाया जाता है और बी भी। इसमें कोई दिख रहा है क्या? तो क्या होगा? नील। इसका मतलब इसमें एंटीजन पाया जाता नहीं। देखो सुनो, अगला शब्द बोलो क्या है? एक बात हमेशा बेजे में सेट कर लीजिए कि जो एंटीबॉडी है, बोलो क्या? वो हमेशा एंटीजन के विपरीत होती है। एंटीजन के क्या होती है? अगर कभी भी बॉडी के अंदर हमारी कोई चीज एंटीजन की बात पहचानी जाएगी ना, तो उसके विपरीत बॉडी में क्या बनेगी? अरे क्या बनेगी? अब एक बात समझ लो, एंटीजन और एंटीबॉडी किसी भी सूरत में क्या नहीं हो सकते? अगर समान हो गए तो रक्त का थक्का बन जाएगा। रक्त का क्या बन जाएगा? थक्का, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो सकते हैं क्या? इसका मतलब एंटीजन के विपरीत क्या होगी? एंटीबॉडी कितने प्रकार की है? एक स्मॉल, एक स्मॉल। ए हो सकता है क्या? बी भी हो सकता है क्या? चलो मुझे बताइए स्पष्ट रूप से, ब्लड ग्रुप कौन सा है? एंटीजन। तो एंटीबॉडी स्मॉल बी। अरे बात समझ में आ रही है क्या? ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो एंटीजन बी। एंटीबॉडी बोलो स्मॉल। ब्लड ग्रुप कौन सा है? एंटीजन कौन कौन से हैं? ए और बी। तो एंटीबॉडी बोलो नील होगा। अरे क्या होगा? चलो तुम्हारी बात बोल देता हूं। तुम कहते उल्टा कर देते, सही है क्या? तुम क्या बोलते? उल्टा। लेकिन सुनो इस तरीके से, मैं ए का उल्टा क्या करता? फिर बोलो ए का उल्टा। तो इसके पास बी भी मौजूद था क्या? तो अभी बी और बी क्या हो जाते? बी का उल्टा क्या करता? ए। तो अभी ए और ए क्या हो जाते हैं? समान। इसलिए हम कहेंगे कि ए और बी के अंदर जब दोनों एंटीजन हो तो एंटीबॉडी पाई जाती। हाँ, ओ में एंटीजन है क्या? समान होने का कोई चांसेज है क्या? इसका मतलब ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती। देखो यहां तक किसी को दिक्कत है? अरे बोलो। क्वेश्चंस पूछने का तरीका बताता हूं आपको, इधर छोड़ो इस बात को। देखो सुनो अच्छी तरीके से, तुमसे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा आंसर और तुमको कैसे देना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर भी क्वेश्चन में छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है क्या? जो अभी हाल ही में आरएस प्री में पूछा है क्वेश्चन। कहां पूछा है? आरएस प्री। इससे पहले एक राजस्थान पुलिस की एक एग्जाम में पूछा है। इससे पहले रेलवेज में हजारों बार क्वेश्चंस आए हैं, खूब आते हैं सब एग्जामों के अंदर। तुम सुनिए अच्छी तरीके, मैं इन एग्जामों को उनको बता रहा हूं जो तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग के एग्जाम है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो अच्छी तरह समझिए। तुमसे कहेगा एक व्यक्ति है, एक क्या है? जिसके ब्लड के अंदर, बिल्कुल बहुत स्पष्ट रूप से एक बार में आंसर देना है आपको। एक व्यक्ति है जिसके ब्लड के अंदर एंटीजन, फिर बोलो क्या? ए और बी दोनों पाए जाते हैं, तथा उस व्यक्ति के ब्लड के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अरे क्या नहीं पाई थी? एंटीबॉडी। तो बताओ उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? कौन सा होगा? ए बी। अरे होगा क्या? अरे हमको तो पता है कि जब वो एंटीजन क्या कह रहा है, तो हमको तो इसी से पता चल गया ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। सही है क्या? एक व्यक्ति जिसके ब्लड के अंदर एंटीजन ए है, बोलो क्या है? एंटीबॉडी स्मॉल बी है, ब्लड ग्रुप? अरे क्या? हमको तो पता है कि जब एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप बी। एक व्यक्ति जिसके ब्लड के अंदर एंटीजन बी है, एंटीजन क्या है? बी। एंटीबॉडी स्मॉल ए है, ब्लड ग्रुप? अरे कौन सा? हमको तो इसी एंटीजन से पता चल गया ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। एक व्यक्ति जिसके ब्लड के अंदर एंटीजन ही नहीं है और एंटीबॉडी दोनों पाए जा रहे हैं, ब्लड ग्रुप? क्योंकि नील जो एंटीजन होता है वो किसमें होता है? ओ। सिंगल लाइनर पूछ ले। कैसे लाइनर पूछ ले? सिंगल। जैसे एक चीज दे दे आपसे, वो कहेगा एक व्यक्ति जिसके ब्लड के अंदर, एक व्यक्ति जिसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी स्मॉल बी पाई जाती है। अरे क्या पाई जाती है? स्मॉल बी। तो ब्लड ग्रुप? तब ऐसे देखोगे तुम एग्जाम में, एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीजन कौन सा होगा? ए।
एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? मुद्दे से नहीं भटकना है, डायरेक्ट याद के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, जो सिखाया है उसी तरीके से क्या देना है आंसर। मतलब जल्दीबाजी में क्या कर दोगे? गलती। जो चीज जितनी ज्यादा सीधी लगती है ना उसी में से गलती होने के चांसेस भी क्या रहते हैं? ज्यादा। तो बहुत अच्छी तरह सुनो। अब मुझे यहां तक बता दो पहले, इन 2 लाइनों में किसी को दिक्कत है क्या? अरे दिक्कत है क्या? बोल देना, क्लास में कोई बुराई नहीं है। खड़े होकर गुरुजी समझ में नहीं आया, दोबारा समझा दूंगा। इधर आ जाओ। फिर किससे ब्लड? अरे किसको ब्लड? चलो मैं एक नियम बताता हूं आपको, सुन लो एक बार में अच्छी तरीके से। तुमको जितनी नॉलेज है पहले तुम मुझे तुम्हारी नॉलेज बताओगे, ठीक है? तुमको मेरे हिसाब से इतनी नॉलेज सबको होगी मोटा मोटा कि ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, अरे बोलो कौन सा? इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं। अरे सही है क्या? इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी से ब्लड, क्या बात समझ में आ रही है क्या? ओ के बारे में तूने सुना होगा, सर्व, इसका मतलब ये व्यक्ति सभी को ब्लड, यूनिवर्सल डोनर है। इसमें मुझे कोई, आपको कोई दिक्कत है क्या किसी को? अगर दिक्कत है तो फिर सुन लो, डायरेक्ट याद रखना है आपको कि सर्वग्राही कौन सा है और सर्वदाता कौन सा है? ओ। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी से ब्लड और ओ वाला सभी को ब्लड। एक लाइन मैं समझाता हूं तुमको, डायरेक्ट भेजे में सेट कर लो हमेशा के लिए। जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप होगा, जिस व्यक्ति का जो क्या होगा, वो अपने ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड और उससे ब्लड। अगर मेरा ए है, क्या है, तो मैं ए वाले को ए वाले से, अगर मेरा बी है तो मैं बी वाले को बी वाले से। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? चलो एक बार में आंसर देना मुझे जल्दी से, आप लोग दे दोगे क्या? सीधे बैठो, पहले एक्टिव बैठना है थोड़ा क्लास में। समझ में आ रहा है क्या कैसे बैठना है? लगना चाहिए स्टूडेंट हो तुम, लगने चाहिए शक्ल से तुम टीचर हो। क्या हो? टीचर। टीचर का मतलब जिसके चेहरा बड़ा मुस्कुराना होना चाहिए, तेज होना चाहिए, क्यों सीख रहे हो, क्या कर रहे हो, और जब सीख रहे हो तो चेहरे पे खुशी होनी चाहिए कि हाँ कुछ नया करके जा रहे हैं। तुम ऐसे बैठोगे तो टीचर भी सोचेगा पता नहीं क्या चाहते हैं ये, या तो भयंकर ही समझ में आ रहा है या बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो मुस्कुराते रहो, समझ में नहीं आए तो भी। अरे सही है क्या? हाँ इधर देख लो तो। हाँ चलो, ब्लड ग्रुप बोलो कौन सा है? एक बार में आंसर देना है, समझ लो अच्छी तरीके से। हाँ ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए वाला एक तो किससे ले सकता है? और अरे बोलो सही है क्या? क्योंकि ओ वाला सभी को ब्लड, अगर सभी को दे सकता है तो इसका मतलब इससे सभी। अरे सही है क्या? बात समझ में आ रही है ना? एग्जाम तक उल्टा सीधा तो नहीं करोगे? चलो ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी वाला किससे लेगा? और ए बी क्या है? फिर बोलो क्या? सर्वग्राही, मतलब सभी से ब्लड। किस किस से लेगा? ए से बी, ए बी और ओ। बोलो कोई दिक्कत? ओ वाला केवल अपने को तो दे भी सकता और अपने से, तो ओ वाला केवल किससे लेगा? ओ से। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? फिर एक बार और देख लो, ए वाला एक तो किससे लेगा? एक, बी वाला और ए बी तो क्या है? इसका मतलब सभी से, और ओ वाला केवल किससे? ओ से। एक बात हमेशा याद रख लो, जिन नामों के आगे सर्व लग रहा है, क्या लग रहा है? ये क्या है? अगर ये सभी को दे रहा है तो समझ लो लेगा केवल खुद से। ये क्या है? तो भेजे में सेट कर लो, ये सभी से ले रहा है तो देगा केवल खुद को ही देगा। स्वार्थी इंसान है बिल्कुल। कैसा इंसान है? स्वार्थ। समझ में आ रहा है? इधर देख लो। हाँ बताओ, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए वाला एक किसको देगा और एक देगा क्या? खुद ही सोचो यार, ये सबसे ले रहा है, जब ये सबसे ले ही रहा है तो इसका मतलब इसको सभी ब्लड। हाँ तो बी वाला किसको? बी को। और किसको देगा? ए बी। सही बात है क्या? ए बी वाला केवल जो सबसे ले रहा है तो देगा केवल किसको? ए बी। और ओ तो क्या है? बताओ किसको देगा? ए को, बी को, ए बी को और ओ को। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? रटना नहीं है, बिना सोचे समझे ऐसे मत करना। जैसे आप याद करके ए वाला इसको लेगा, बी वाला इसको देगा, इसको देगा, एग्जाम तक फिर वो उसको देगा और तुम इसको दोगे। समझ में आ रहा है? पहले ही दिमाग नहीं। देखो मैं ये भी बता देता हूं,
मैं जहां से बोलूंगा कि यहां से गलती करोगे वहीं से करोगे, और जब सही भी करोगे तो भी एग्जाम में याद आएगा, बोला तो था, यहीं से गलती हो, यही है। 101% है, ये समझ लो आप अच्छी तरीके से। क्वेश्चंस भी आपको बोले जाएंगे अच्छी तरीके से, मैं सब प्रैक्टिस करा दूंगा, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा जो तुमने सुना ही नहीं होगा। कृपया करके बातों को ढंग से सुनना चालू कर दो। अब देख लो, तुम बता दोगे डायरेक्ट? अरे बोलो। चलो, एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप बी है, अरे क्या है? तो बताओ ये किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है? किसको? और सही बात है क्या? एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, अरे बोलो क्या है? तो बताओ किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है? अरे ओ से। किससे? पहला मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि हमसे लेने की बात कर रहा है या देने। ये क्या है, एग्जाम में हम सुनते नहीं है बहुत बार, जैसे ही ओ आता है ना दिमाग में भर भर के बैठा होता है, सर्व जाता है। क्या बैठा होता है सर? एग्जाम में जैसे ही ओ दिखता है फिर सभी को दे देता है एग्जाम तक, फिर एग्जाम से निकलते ही फिर लेना पूछा था। तो ये गलती कभी, भला चीज को जैसे समझाया जा रहा है अपनी आदत का हिस्सा बना लो हमेशा, कि जब क्वेश्चंस भी पढ़ो तो उस पर अंडरलाइन करो। क्या करो? अंडरलाइन, जिससे आपके दिमाग, मस्तिष्क और पेन हमेशा एक ही जगह रिएक्ट करें। आदत बनाओ। आप, मैं फिर बोल रहा हूं, समस्याएं पता नहीं है। अभी बहुत लगता है ऐसा, तुमको ऐसे लगता है अरे गुरुजी ऐसे ही समझ रखा, हम बेवकूफ थोड़ी हैं, पागल हो नहीं हो, मुझे पता है तुम भयंकर वाले हो। देखो मैं भगवान कसम सही बात, चाहे किसी को अच्छा लगे या ठीक है, ये चिल्ला चिल्ली नहीं करनी, बहुत धीरे आराम से बोलना है ना, ऐसे चिल्ला चिल्ली नहीं करनी ऐसे ना, टेबल पर कुर्सी बजाना, इससे कुछ ऐसे कोई काम अपनी क्लास में नहीं होंगे। हंसा भी जाएगा तो बड़ा प्रेम से, ठीक है, बोला भी जाएगा तो बड़ा प्रेम से, ऐसे लगने चाहिए टीचर हो। ऐसे फिर क्या लगते हो, ऐसे रोड पे डोलते ना, ऐसे लगते हो। फिर घर में ऐसे कोई पूछेगा बेटा क्या, ऐसे ही बोलोगे। फिर कोई पूछेगा बेटा है तो और ऐसे करोगे। फिर घर वाले भी ये सोचेंगे पता नहीं यार ये पढ़ने बैठा था कि चिल्लाने भेजा था। तो इतनी आदत मत बनाओ कि कोई ढंग से बोले तो अभी चिल्ला के आवाज, आराम से प्रेम से। मैंने ये कहा कि जब तक कोई चीज आपको ढंग से सुनने की आदत बना लो इसको। ये जो मैं फिर बोल रहा हूं आपको, आप मैं बताता हूं आपको, आपके दिमाग में होगा सर ऐसे नहीं, मैं बताता हूं। एग्जाम में तुमने देखा होगा 1-2 क्वेश्चनों का आंसर 25 का आंसर 26 में लग जाता है, लगता है, क्योंकि ये एग्जाम का प्रेशर होता है। बहुत बार जब हम कह रहे हैं नहीं सुनने में आएगा तो नहीं आएगा, बहुत बार ध्यान भूल जाते हैं, लेगा या देने की बात कर रहा है। मतलब ये दिमाग का एक स्तर बनाओ, पेन और दिमाग को उसी हिसाब से सोचने की आदत डाल दो कि वो अपने आप उस बात को पकड़े जिसको पूछा जा रहा है। तो ये दिमाग में रखो क्या पूछा जा रहा है। इसको सेम तरीके से आज ही घर जाके बिना सोचे समझे, सर समझ में नहीं आया, चलो एक बार और देख लो, हाँ सीधे सुनो बेटा, एक बार सुन लो इस तरीके से। ब्लड ग्रुप कितने हैं? बिल्कुल, जब नहीं आए तो बिल्कुल बोल देना है प्रेम से। कितने ब्लड ग्रुप हैं? एक 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 और एक। एक बात तो मैंने ये बताई कि जो ब्लड ग्रुप होगा उसमें वही क्या होगा? ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो एंटीजन। ब्लड ग्रुप तो एंटीजन, ब्लड ग्रुप तो एंटीजन कौन से होंगे? ए और बी। ब्लड ग्रुप तो एंटीजन पाया ही, दिख रहा है क्या आपको? तो एंटीजन ही नहीं है। एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन की क्या होगी? विपरीत। और एंटीबॉडी कितनी प्रकार की है? 2, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल। अगर ब्लड ग्रुप ए के अंदर एंटीजन क्या है? ए, तो एंटीबॉडी। बी के अंदर एंटीजन क्या है? बी, तो एंटीबॉडी। ए बी के अंदर एंटीजन क्या है? ए और बी, तो एंटीबॉडी। और ओ के अंदर एंटीजन ही नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाई जाती। मैंने तुमको 2 बातें भेजे में हमेशा के लिए बोल दी है। एक तो ओ ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी क्या है? सर्वग्राही। ओ वाला सभी को ब्लड, ए बी वाला सभी से ब्लड। एक मैंने कहा जिस व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो अपने को ब्लड और अपने से ब्लड। इसकी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, अभी तो ये सिंपल चीज समझाइए तुमको, आगे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, उसके लिए पहले से अभी तुमको पता चलेगा कितना याद है तुमको भी, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में। मेरी बात को सुनो। तो ए ब्लड ग्रुप वाला एक तो किससे लेगा? और एक ओ वाला सभी को ब्लड, अगर सबको दे सकता है तो इसका मतलब इससे सभी ब्लड ले सकते। बी वाला बी से और
ए बी क्या है, सर्वग्राही, इसका मतलब सभी से ब्लड ले सकता है। और ओ वाला केवल बी वाला ए वाला एक किसको देगा, और एक भाई ए बी सर्वग्राही है, इसने सभी से ब्लड लिया है, इसका मतलब इसको सभी ब्लड दे रहा है। बी वाला किसको, और ए बी को, ए बी वाला केवल, और ओ वाला तो सभी को। सेम उतारिए इसको अच्छी तरीके से। एक बार तो यहां बना लीजिए, एक बार आज घर ही जाके सेम इसको बिना देखे बनाना है एक बार जाके, तो परमानेंट एग्जाम तक का याद रह जाएगा। समझ के उतारना है भैया ना एक एक चीज को, क्या लिख रहे हो आप। हाँ मैं इसलिए, हाँ एक शब्द दिमाग में आ रहा होगा पॉजिटिव, और वो बात की बात है। पहले तो हमको ये पता चले कि पॉजिटिव कैसे आता है, और फिर मैं बताऊंगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव से ब्लड के लेने और देने पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे मैंने अभी एक लाइन बोली थी थोड़ी देर पहले, आपको ध्यान हो कि इसमें से क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो मैं आगे बताऊंगा। ये तो एक क्वेश्चंस का एक तरीका है, फिक्स पैटर्न है, जो घिसा पिटा तरीका भी है, जो एग्जामों में बहुत पूछा जा चुका है। आजकल आपसे पॉजिटिव नेगेटिव का आ सकता है, किसका, पॉजिटिव, तो वो बात की बात है, इसी टॉपिक में आएगा। लेने देने का तरीका यही रहेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव से क्या प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। हाँ जी, पहले मुझे बताओ, आपने इतना सबने लिख लिया क्या? तो एक लाइन एक नीचे नोट डाल के लिखो इस बात को। देखो सुनो भाई साहब, अगर कभी तुमसे कोई ये पूछे कि ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण, बोलो किसका वर्गीकरण, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, इनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, तो बोलो किसके आधार पर, क्योंकि एंटीजन के आधार पर किया गया है। एंटीजन को मानकर ही क्या लिखते हैं हम, तो लिख लो एक नोट डाल, मतलब ऑप्शन में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों हो और पूछे कि ब्लड ग्रुप के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो क्या बोलोगे, एंटीजन। लिखो नोट डाल के इस बात को, ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण, लिखो इस बात को नोट डाल के, ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण, ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण
ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण एंटीजन के आधार पर किया गया है। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण एंटीजन के आधार पर किया गया है। बोलो किसके आधार पर किया गया है? एंटीजन। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण एंटीजन के आधार पर किया गया है। सुनिए भाई साहब, हाँ बहुत बड़ी बातें नहीं है, आराम से समझने वाली बात थी। तो ये तो था ब्लड ग्रुप, क्या था? इसी के अंदर एक लास्ट पॉइंट आता है टॉपिक के अंदर, उसका नाम है आरएच फैक्टर। बोलो क्या? जिसको आरएच कारक बोलते हैं। आरएच क्या बोलते हैं? कारक। हेडिंग डालो आप लोग पहले, आरएच फैक्टर या इसी को बोलते हैं आरएच कारक, बात एक ही है। देखो सुनो, पहले तो आप सिंपल सी भाषा में सुनिए क्या होता है क्या नहीं होता है और क्या है क्या नहीं। इधर देखो आप लोग, टॉपिक का नाम बोलो क्या? पहले तो एक ही बात फेमस है कि एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि ये जो आरएच फैक्टर है इसके खोज करता, अरे बोलो क्या? खोज करता। एक वैज्ञानिक तो वही है जिसने ब्लड ग्रुप की खोज की थी, बताओ नाम क्या है? कॉरलैंड स्टीनर। अरे है कि नहीं? लेकिन इसके साथ एक और वैज्ञानिक था जिसका नाम था बीनर। अरे बोलो क्या था? इन दोनों ने मिलकर कब? 1940 में। फिर बोलो कब? किसकी खोज की? आरएच फैक्टर। क्लियर से समझ लो इस बात को, खूब आता है साइंटिस्ट का नाम। आरएच फैक्टर की खोज किसने की? कॉरलैंड स्टीनर। और कब की? 1940। दूसरा क्वेश्चन है कि आरएच फैक्टर की खोज किसमें की गई? तो एक बंदर था जिसका नाम था मकाका रीसस। अरे फिर बोलो क्या नाम था? मकाका रीसस नाम का बंदर था, उसके अंदर आरएच फैक्टर की क्या की गई? खोज। बंदर का नाम क्या था? मकाका रीसस। उस बंदर का नाम था रीसस। क्या नाम था? उसी से इसका नाम क्या पड़ा? क्या पड़ा? और आरएच फैक्टर के अंदर, थोड़ा सुनिए आप मेरी बात को गौर करके, अंदर आरएच फैक्टर के अंदर ये आरएच जो होता है, कोई पूछे कि वो क्या होता है तो हमेशा याद रखना आरएच फैक्टर में आरएच एक प्रकार का क्या है? एंटीजन। क्लियर करो क्या है? और अगर ये एंटीजन है तो अगर इसको भी पूछा जाए, कोई बुक्स पे नहीं लिखा है, ध्यान रखना इस बात को, लेकिन कभी कभी घुमाने के लिए ऐसी चीजें पूछ लेगा आपसे। वो कह देगा कि आरएच एंटीजन कहां पाया जाता है, तो अगर एंटीजन है तो स्वाभाविक बात है कि ये भी कहां पाया जाएगा? आरबीसी की झिल्ली पर। फिर बोलो कहां? कोई सा भी एंटीजन है तो कहां पाएगा? आरबीसी की झिल्ली। समझो मेरी बात, मैंने ये कहा कि आरएच फैक्टर के अंदर कोई भी आपसे पूछे कि आरएच क्या होता है तो क्या बोलोगे? एंटीजन। कहां पाया जाता है? और जिन लोगों के अंदर ये आरएच नाम का एंटीजन पाया जाता है वो क्या होते हैं? तो आप बोलोगे आरएच पॉजिटिव। फिर बोलो क्या? और जिन लोगों के अंदर ये आरएच नाम का एंटीजन नहीं पाया था वो आरएच क्या होते हैं? नेगेटिव। फिर मेरी बात को और गौर करके सुनो दोबारा, मैंने कहा जिन लोगों के अंदर ये आरएच नाम का एंटीजन पाया जाता है वो आरएच क्या होते हैं? पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव का मतलब होता है कि इनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव। और जिनके अंदर आरएच नहीं पाया जाता वो आरएच नेगेटिव। आरएच नेगेटिव का मतलब है कि इनके ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता नहीं, तो कैसा होगा? नेगेटिव। जैसे सुनो, मेरा ब्लड ग्रुप मान लो बी है, बोलो क्या है? तो तुमने ब्लड ग्रुप को कभी ऐसे लिखा नहीं मिलेगा, आपने दो चीज देखी होगी, या तो बी या बी पॉजिटिव या बी। क्लियर? अब बीजे में सेट कर लो, अगर बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब समझ लो कि आरएच क्या है? पॉजिटिव है, मतलब इसके अंदर आरएच। और अगर वी क्या है तो इसका मतलब समझ लो कि इसके अंदर आरएच पाया। तो ये आरएच के आधार पर ही किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए तो मैंने वहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया, पहले तो पता तो चले पॉजिटिव नेगेटिव होता क्या है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किसके आधार पर आता है? तो जिन लोगों के अंदर आरएच पाया जाता है वो आरएच नहीं पाया जाता है वो आरएच नेगेटिव। और एक बात भेजे में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए इस बात को, इंडिया के अंदर, अरे बोलो किसके अंदर? 93% लोग कैसे होते हैं? आरएच पॉजिटिव। बोलो कितने? और वर्ल्ड वाइज बात करूं तो हमेशा याद रखना 85% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं। बोलो कितने?
मोटा मोटा समझो अच्छी तरीके से। टीचर्स की एग्जामों में बहुत बार ऐसी जगह गलती कराता है कि कभी कभी आता हुआ गलती करा, जैसे परसेंटेज। हम बहुत बार सोचते हैं यार क्या परसेंटेज पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है। यहाँ पर आपसे कह सकता है कि इंडिया के अंदर कितने % लोग ऐसे हैं जो RH पॉजिटिव होते हैं, तो क्या बोलोगे 93। और वर्ल्ड वाइज पूछे तो बच्चे कुछ इंडिया में वर्ल्ड वाइज मोटा मोटा। इस बात से तुमको ये बात भी समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, या मुझे कहने की जरूरत है क्या कि ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। तो अब तो देखो इस बात को भेजे मैं हमेशा के लिए वैसे ही सेट कर लो। क्या याद करना है आपको, RH फैक्टर की खोज करता कॉल लैंडस्टीनर और बीनर। कब खोज की, 1900। RH फैक्टर की खोज किसमें की गई, किसमें, मकाका रीसस बंदर। जिन लोगों के अंदर RH फैक्टर पाया जाता है वो RH नहीं पाया जाता है वो। इंडिया में कितने % पॉजिटिव है, वर्ल्ड वाइज 85। और RH एक प्रकार का जो एंटीजन है वो कहां पाया जाता है, RBC की झिल्ली पे। बात समझ में आ गई क्या, ये तो सिंपल सी जानकारी है। वास्तविकता में इसके बारे में जो कई तरह के क्वेश्चंस हैं वो कल की क्लास में मैं बताऊंगा, तो लिखो पहले आप इतना सा। हाँ लिखो RH फैक्टर या RH कारक। पहला पॉइंट लिखो खोज करता। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर तो मिल गया मेरे हिसाब से तुमको। ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किया गया है एंटीजन के आधार। दोनों हो तो भी मैंने एंटीजन ही बताया था। तुमने तो पूछा उससे पहले ही मैंने बता दिया कि एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सब देखो मैं आपको बताता हूं, अभी तो तुमने शुरुआत की है। आपको 99% क्वेश्चन में सब यहां बोर्ड पे करा दूंगा आपको, बस आपको शिद्दत से सुनना है अच्छी तरीके से। क्वेश्चंस करने से कोई नहीं होगा, पहले चीजों को क्या कर लो, समझ लो एक बार के शब्द कहां से आ रहा है, क्या पूछा जा रहा है। लिखो नीचे, खोज करता कौन है, कॉल लैंडस्टीनर और बीनर। ब्रैकेट में लिख देना कब की, 1940। नीचे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, RH फैक्टर की खोज RH फैक्टर की खोज, RH फैक्टर की खोज मकाका रीसस बंदर में की गई। RH फैक्टर की खोज मकाका रीसस बंदर में की गई। किस बंदर में की गई, मकाका रीसस। आप भी एक काम करोगे, RH लिखोगे, उसको दो भागों में बांटोगे, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। बीचों बीच RH लिख के इसको दो भागों में बांट दो, एक तो RH पॉजिटिव और एक RH नेगेटिव। जैसे मैंने लिखा ऐसे लिखो, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। इधर देखो, इतना तो कॉमन सेंस लगा ही लोगे ना यार। ऊपर क्या लग रहा है, इसका मतलब RH पाया, ये क्या है, इसका मतलब RH। उसके सामने ये भी लिखो, पॉजिटिव के सामने इंडिया में 93% और वर्ल्ड वाइज 85%। इंडिया में 93% और वर्ल्ड वाइज लिखोगे 85%। ये परसेंटेज आ सकती है, अंडरलाइन कर लेना इनके ऊपर। एक एग्जाम के अंदर ये परसेंटेज आ चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। ठीक है, एक और काम करोगे आप लोग, ये RH आया है कि शब्द तुमने लिखा होगा उसमें RH आया है क्या, उसी के नीचे लिख दो एंटीजन। ये RH क्या है तो लिख दो एंटीजन। अपने हिसाब से सेट कर लो, आपने जैसा लिखा है उसमें वही सेट कर लो। RH क्या है, यहां पर एक एंटीजन है। ठीक है, उसी के नीचे ये भी लिख दो, कहां पाया जाता है, RBC की झिल्ली पर पाया जाता है। लिख लो लाइन को सेट करके, RBC की झिल्ली पर पाया जाता है। फाउंड इन मेम्ब्रेन ऑफ RBC, RBC की झिल्ली पर पाया जाता है। RBC किस पर है, झिल्ली पर। ठीक है, चलो दोस्त मेरे ना, थोड़ा समझने का खेल था इसका है ना। कल मेरी बात को कल का सुन लो इस तरीके से। कल ये टॉपिक क्या हो जाएगा, ब्लड है ना, उसके बाद हार्ट के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास है ना। तो कल ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा
उससे पहले सुन लो इस तरीके से। अभी कई तरह के क्वेश्चन बाकी हैं इस टॉपिक में से आने वाले मेन, उनके बारे में डिस्कस मैं कल की क्लास में करूंगा। कृपया करके ये बात सभी लोग दिमाग में बैठा लो, जितना रोजाना पढ़ते हो उतना घर जाके क्या करना है, बस खींच के आधा घंटे पढ़ लेना है घर जाके। समझना, इतना कर सकते हो ना? धन्यवाद दोस्तों।